क्या? ओके, देखिए एक बात तो दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को कुछ स्ट्रेस देंगे तो उसमें स्ट्रेन होगा, एक तनाव आएगा, लेंथ में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, एरिया में आएगा। अब हर एक मटेरियल की अपनी अपनी स्ट्रेस फोर्स को रिस्टोर करने की, या तो ऐसा कहें कि रिस्टोरिंग फोर्स की एक लिमिट होती है। एक मटेरियल को हमने 5 kg लगाया, हटाया, वापस चले गया, 10 लगाया, हटाया, वापस चले गया, 11 लगाया, हटाया, वापस चले गया, 12 लगाया, हटाया, वापस नहीं गया। अब वो वापस नहीं गया, तो यहां पर आके उसकी लिमिट खत्म हो गई है। जहां तक उसने रिस्टोरिंग फोर्स बियर किया था वहां तक हुक्स लॉ फॉलो किया कि जितना स्ट्रेस उतना ही स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज हुक्स लॉ ओबे किया था इसमें। जब इलास्टिक लिमिट आ गई उसके बाद वो कहानी खत्म। अब ना मटेरियल की एक और बिहेवियर को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक मटेरियल को हमने खींचा, छोड़ा, वापस गया, खींचा, छोड़ा, वापस गया, खींचा, छोड़ा, वापस तो आया, लेकिन अब उस लेंथ में वापस नहीं आया जो लेंथ इसकी पहले थी। अब लेंथ में आ गई गड़बड़ी। फिर हमने उसी मटेरियल को दोबारा लोड लगा के बड़ा किया। अब पहले वो 5 kg लगाने पे वो इतना इंक्रीज होता था, अब 5 kg मत लगाओ, आप ½ kg लगाओ तो भी इतना इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अब स्ट्रेस थोड़ा सा ही लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा। मटेरियल में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करने की ताकत बहुत कम हो चुकी है। क्यों हो गई ये कम? तो इसका आंसर देगा ये कि पहले मटेरियल ऐसे मोटा तगड़ा था, उसको हमने लोड लगा लगा कर उसको हमने एकदम वीक कर दिया, यहां से इसको पतला कर दिया। पहले जो उसका एरिया ए था, अब उसका जो एरिया है वो ए प्राइम हो चुका है, और जो ए प्राइम एरिया है वो लेस है ए से। वो मटेरियल बहुत पतला हो गया, उसकी ताकत वो है रिस्टोर करने वाली कम हो गई। फिर हम थोड़ा सा बिना लोड लगाए, अगर लोड नहीं भी लगाते हो तो भी मटेरियल ऑटोमेटिक खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है। हमने थोड़ा सा स्ट्रेस और लगाया, और अब हम फटाफट स्ट्रेस कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आके मटेरियल टूट जाता है। मतलब हमने इसमें 70 kg तक, मान लो 70 kg तक वो जहां पर फोर्स को सह रहा था, टूट नहीं रहा था, 71 किया, और 71 के बाद 60 भी कर दिया, हटा हटा के लोड 50 भी कर दिया। अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची कि वो 50 को भी सह सके। वो ऐसा हो गया, अब वो 50 के बाद भी वो 40 पे ही टूट गया। जो 70 तक सह रहा था अब वो 40 पे आके टूट गया। ऐसा ही नेचर हमें मटेरियल को देखने को मिलता है, और इसी नेचर के थ्रू हम एक ग्राफ बनाते हैं जिससे मटेरियल की पहचान की जाती है, फिर उसका यूज किया जाता है। देखिए इस कर्व में जो हाइट शो करेगा वो स्ट्रेस होगा। जो यहां से हमने बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्ट्रेन शो करेगा। ठीक है, ओके। हम एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेन आता है, हम नोट करते हैं, और नोट कर करके हम एक पॉइंट बना के ऐसे ग्राफ बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या शो करती है? हुक्स लॉ ओबे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने और किया, इसको ऐसे हो जाता है। अब ऐसे का मतलब क्या है? यहां से यहां देखना, इसमें बहुत ही हल्का सा चेंज है स्ट्रेस में, और स्ट्रेन फिर भी आ चुका है। हमने थोड़ा सा स्ट्रेस और लगाया, ऐसे। अब आप नोट करोगे कि स्ट्रेस में जो इंक्रीज है बहुत ही कम है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो इतना ज़्यादा है, स्ट्रेन इतना ज़्यादा है। तो अब
हमने लोड अगर हटाया, यहां तक लोड हटाते थे मटेरियल वापस आता था, हटाते थे वापस आता था, यहां तक हटाए फिर भी वापस, यहां तक हटाए फिर भी वापस आता था। अब मटेरियल ने वापस आना समर्पण कर दिया, यील्ड कर दिया। तो इस पॉइंट तक O to A हुक्स लॉ फॉलो होता है। A to B ये इसका यील्ड पॉइंट है, जहां पर आगे इसके आगे समर्पण कर देगा कि अब वापस नहीं आ पाएगा। B to C यहां पर इस पॉइंट में एक बहुत छोटी सी माइनर सी गड़बड़ी आती है, वो ये कि मटेरियल वापस तो आता है लेकिन अब ये यहां तक वापस आएगा। मतलब कि जो मटेरियल की लेंथ पहले यहां से लेकर यहां पर कुछ थी L, अब उसकी लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। कितनी बड़ी है? मान लो डेल्टा L, और ये मटेरियल में आ चुका है परमानेंट सेट। ये OS क्या शो करता है? परमानेंट सेट। क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक है, टैप कर देना अगर ना दिखे तो, ब्लर आए तो। क्लियर ना? तो ये है परमानेंट सेट OS, और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताएगा आगे। फिर ना हम मटेरियल को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहते हैं, मटेरियल बढ़ता जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं मटेरियल ऑटोमेटिक बढ़ता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर स्ट्रेस देने की जरूरत ही नहीं है, हम बहुत ही थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस देखो ना के बराबर, फिर भी ऑटोमेटिक स्ट्रेन आ रहा है, तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, फिर ये मटेरियल यहाँ पर आके फाइनली टूट जाता है। ये क्या बताता है? एक पॉइंट है इसका डी पॉइंट, क्या? ब्रेकिंग पॉइंट। इसके ब्रेकिंग पॉइंट ने इंफॉर्मेशन दी कि देखिए स्ट्रेस कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फिर भी मटेरियल आके ब्रेक हो जाएगा। तो ई पर मटेरियल आके ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये ग्राफ हमें मटेरियल के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये मटेरियल में स्ट्रेन यहां से लेकर यहां तक आया, काफी ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। जो मटेरियल खींच के लंबा किया जा सके वो कौन सा है? कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। तो जिसकी पूंछ लंबी होती है वो कौन सा मटेरियल है? मैलिएबल, डक्टाइल। मतलब कि मेटल्स की अगर बात की जाए तो मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टीज होगी, और जो जल्दी से टूट जाए वो नाजुक होते हैं। कौन से मटेरियल? लाइक ग्लास में ये पूंछ छोटी होगी, यहीं पर आके टूट जाएगा, इस पॉइंट पे आके ये यहाँ तक इतना स्ट्रेन होगा टूट जाएगा, ये इतना भी नहीं होगा। हमें ये जो एंगल बनेगा ना, ये क्या शो करेगा? तो सुनो, स्ट्रेस इतना, स्ट्रेन इतना। अगर ये चीज़ ऐसे होती तो उतना ही स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है ज़्यादा स्ट्रेन, तो मतलब कि ये मटेरियल और ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। और ये मटेरियल अगर ऐसा कर दें तो स्ट्रेस हमने उतना दिया लेकिन स्ट्रेन बहुत कम आया। कौन सा मटेरियल है ऐसा जिसमें तनाव बहुत ही कम आता है? लोहा। ये है रबर और ये है लोहा, स्टील। तो स्टील में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने पर थोड़ा सा कम स्ट्रेन आता है, बहुत ही कम स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को वापस रिगेन कर रहे हैं, वो उसमें स्ट्रेन आने ही नहीं दे रहे हैं। तो ज़्यादा इलास्टिक कौन हुआ? स्टील, क्योंकि इसको वापस से खींच ले जा रहा है वापस। और रबर में थोड़ा सा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है। तो स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि हम स्ट्रेस ज़्यादा लगाएं थोड़ा सा स्ट्रेन आता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करके रोक देते हैं। और हर एक मटेरियल में जिसको हम खींचें स्ट्रेन आता ही आता है।
इसका यंग्स मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि इसमें स्टिफनेस शो करता है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी है, बुक में ढूंढोगे मिलेंगे, ठीक है। जब हम टेस्ट रिलीज करेंगे तब उसमें मिल जाएगा। खैर, स्टील, रबर, नाजुक, मैलिएबल, इस ग्राफ से हमें सब पता लग जाता है मटेरियल का ट्रू नेचर। इसीलिए ये ग्राफ और एक कर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, अब इसको समझने के बाद कुछ एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखिए, मैं आपसे एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो मॉड्यूलस एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, या इस ग्राफ को पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 1 क्या होगी? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व helps us to identify the nature of material, which is more elastic, which is malleable, which is ductile, which is brittle, which is steel, which is rubber. These all kind of thing we can get. Number 2, स्ट्रेन आए, परमानेंट सेट आया ना, क्या होगा ऐसे में? हमने एक लोहे को दूसरे लोहे से बांध रखा है कील लगाकर, ऐसे ऐसे कील लगाकर, ऐसे टाइट, ठीक। मटेरियल काम करता है, ये दोनों प्लेट हटती हैं, हट तो नहीं पाएंगी, लेकिन कील को खींच देंगी, खींचती है कील वापस, खींचती है कील वापस, खींचती है कील वापस। टाइम आया, एक दिन ज़्यादा खींच गया, कील ऐसे हो गई, अब वो वापस नहीं आ रही, परमानेंट सेट आ गया। मशीन काम करती है, फिर ये कैसे करता है? तभी साउंड करेगा, ठीक है। तो उसमें एक साउंड पैदा होगा, जैसे कि मटेरियल में कट 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 करके एक साउंड पैदा होता है। ऐसे कई सारे मटेरियल होते हैं, तो परमानेंट सेट से ये गड़बड़ी है। नंबर तीसरा देखो, नंबर 3, थर्ड में क्या होगा? हम इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमें एक सेफ्टी प्रिकॉशंस लिफ्ट बनानी है, ऐसी वायर लेंगे जिसमें परमानेंट सेट मत आए। हम उसमें 80 kg वेट रखना चाहते हैं, 100 kg रखना चाहते हैं, 200 रखना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी तार लें जो इस 200 वेट को संभाल के सके? 2000 वाली जो स्ट्रेस सह सके, या फिर मान लो कि 500 वाली? तो आप कौन सी रस्सी लेना चाहोगे? 500 स्ट्रेस जो सहती है वो, या फिर जो 2000 सहती है वो? अगर हम 200 kg वेट लगाना चाहते हैं तो कौन सी रस्सी लेना पसंद करेंगे? जो 2000 स्ट्रेस सह सके वो, मतलब जो 2000 kg तक सह सके ऐसी, या फिर 500 सह सके ऐसी? 2000। अब दोनों की बहुत जान प्यारी है अपनी। देखो, तो 2500, लेकिन वो वाली महंगी है काफ़ी ज़्यादा। उसकी कॉस्ट आपको मान लो पड़ जाएगी 10,000 की, इसकी पड़ जाएगी आपको 1000 की। अब कौन सी लोगे? 500 जान प्यारी नहीं है? नहीं, लेकिन जब हम प्रिकॉशन की बात आती है तो हम 10,000 हाँ ज़्यादा लेंगे, लेकिन हम सेफ्टी पहले रखना चाहते हैं। जो लिफ्ट की टेस्टिंग होती है उसकी तारों की, जब हम टेस्ट करते हैं उसका, तो हम 1 to 10 अमेरिका की रीडिंग है, इंडिया की कुछ और है, चाइना की कुछ और है, तो उनकी टेस्टिंग अलग होती है। अगर 200 रखना चाहते हो तो अमेरिका में 2000 वाली लेते हैं, इंडिया में 1600 वाली, चाइना में हो सकता है 1000 वाली। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसको ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से मान लीजिए कि एक इंजीनियर ने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, उसने बनाया, ठीक है, एक ब्रिज बनाया, इसमें से गाड़ियां आ जा सकती हैं बड़े आसानी से, ठीक है। अब ना जैसे ही इस पर बस चल के आती है, मान लो, तो ये ब्रिज थोड़ा सा ऐसे डिप हो जाता है, ठीक है। हर किसी में होता है,
ये थोड़ा सा डिप आ जाता है, फिर जैसे ही बस जाती है वो थोड़ा सा वापस ऊपर, भैया रोड है ना, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा वापस ऊपर आ जाता है वो। हम अक्सर इस फिनोमेना को कहाँ देखते हैं? अपनी छत पर। जैसे जब हमारी छतें होती हैं, बनती हैं, तो उस पर जब बच्चे खेलते हैं तो बीच में गड्ढा बन जाता है ना, कभी कभी होता है ऐसा। वो तभी होगा जब उसमें मैंने मटेरियल बहुत ही कम रखा है, सामान वाला। लोगों को लगता है ये टाइम से टाइम होता रहता है, लेकिन नहीं, वो डिप परमानेंट हो जाता है ऐसे। तो बीच में कभी कभी गड्ढा सा हो जाता है, पानी फेंकोगे ज़्यादातर पानी वहाँ पर कभी कभी इकट्ठा हो जाता है। ऐसे कई सारे ब्रिज मिलते हैं। पहले इसकी टेस्टिंग के लिए हमने यही देखा कि 200 kg, होता है यही परमानेंट सेट। इसको हमने 200 kg के लिए मैंने बोला किसी इंजीनियर से कि इसमें 2000 kg तक वेट सह सके ऐसा मटेरियल भरो। तो उसने बोला ठीक है। गवर्नमेंट ने मुझे मतलब 10,000 का ऑर्डर दिया कि 10,000 वाला आए तो सह सके। उसने चोरी चोरी बोला कि 2000 आएगा, सहता तो आएगा नहीं। तो उसने 5000 वाला मटेरियल भर दिया। अब गलती से एक मटेरियल आ गया जिसका वज़न 6000 है। नीचे गया, गाड़ी गई, लेकिन वापस ये नहीं आया। तो वहाँ पर एक डिप बन गया। परमानेंट सेट हो गया। तो वहाँ पर ये डिप बन गया, डिप। ये फिर तो ये धीरे धीरे टूट जाएगा। हाँ, ऐसे टूट भी जाते हैं। फिर 2-3 बार आया तो वो टूट जाएगा। वो है ना मूवी आई थी एक, खट्टा मीठा, हाँ, उसमें ब्रिज टूट जाता है, मैंने देखी है ना। तो उसमें ऐसा सीन था कि ब्रिज टूट गया, चलो ठीक है, अगर मटेरियल कब बेकार भरोगे तो। ये जो डिप आता है मटेरियल के अंदर, इसको मैं कम करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीका बनाया, कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन के लिए जो इसकी डिप है उसको हम डेल्टा से शो करेंगे। और एक कैलकुलेशन के वक्त, टेस्टिंग के वक्त एक फॉर्मूला मिला हमें जिसको हम डिराइव कर सकते हैं। भैया ये क्या लिख दिया आपने? ये डिप है डेल्टा, ये वेट, जितना वेट रखोगे उतना ज़्यादा डिप आएगा। लेंथ, जितनी आप इसकी लंबाई करके रखोगे उतना ही ज़्यादा डिप हो सकता है। ये लंबाई अगर आपने 2 गुना रखी तो ये 8 गुना तक डिप हो सकता है। तो झूलेगा। फिर ब्रेड्थ की बात करते हैं, उसकी चौड़ाई पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना चौड़ा बना के रखा है। लेकिन अगर हमें इसको कम करना हो तो लंबाई को तो आप जाने दो, कम मत करो। क्यों? हमें एक लंबी मेट्रो की पुल बनानी है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक बड़ी सी लंबाई रखने की बजाय कई सारे पिलर लगा देते हैं, ऐसे ऐसे पास पास में। तो जो लंबाई है इसके बीच की कॉन्जिक्यूटिव वो कम, फिर इसके बीच की कम। अगर हमने एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसे में वो झूल ज्यादा डिप खतरा है। पास लगाते हैं, भले ही खर्चा आता है लेकिन फिर भी पास। तो खर्चा आता हो लेकिन क्या मेजर है इसमें? सेफ्टी मेन है इसके अंदर। तो वो लेंथ को इसलिए वो छोटा कर देना, भले ही खर्चा आता है तो लेंथ को पार्ट में डिवाइड। लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव तरीका ढूंढो और, तो वो है डेप्थ। जैसे वो ऐसा लोड़ा देना आपने, भैया आपके पास ही है। जैसे मान लो चलो ये बुक, ठीक है, इसको हमने ऐसे लगा रखा है। इसकी जो ये डेप्थ है अभी कम है, इसको चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, खर्चा उतना ही आना है। अब डेप्थ ज़्यादा हो गई। अगर डेप्थ आपने 2 गुना कर दी, 2 गुना बढ़ा दी, तो डिप कितने गुना कम हो जाएगी? 8 टाइम्स। 4 टाइम्स कर दिया तो कितना हो जाएगा? 64 टाइम्स कम। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन हुआ ऐसे में? डेप्थ। हाँ, डेप्थ। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी विल टेल। और मजबूत मटेरियल तो लेना है, यंग्स मॉडुलस। मटेरियल मजबूत लेंगे। कई बार होता है ना ऐसा कि हम जब घर पे अपने रहते हैं तो हमारे जो छज्जे होते हैं, कभी कभी वहाँ पर आके हम शादी बारात बड़े मज़े से एंजॉय करते हैं। पूरी फैमिली आई, बारात गई, हम भी गए, लेकिन जो छत झुकी पड़ी है वो वापस नहीं गई, वो बेकार हो गई। ऐसे कई बार सीन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ऐसे असर को ख़त्म करने के लिए इंजीनियरिंग में किसी मटेरियल की डेप्थ बढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि खर्चा तो भी उतना आएगा।
तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे में तो ट्रेन की पटरी देखी होगी अगर आपने, तो उसकी ऐसे डेप्थ खड़ी रहती है, लेकिन बीच में से उसके गड्ढा होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ। पता है क्यों? उसको ना उसकी चौड़ाई से मतलब नहीं है, मटेरियल वहां से हटा दो, मेन किससे मतलब है? डेप्थ। तो अगर वो मटेरियल बाकी हटा दोगे तो खर्चा फिर कम आएगा, इसलिए वो कैसी बीम चुनते हैं, वो इस शेप में होती है उनकी बीम। कोई भी आपने अगर देखा होगा तो ज़्यादातर सबकी शेप ऐसी होती है। ये पिलर की। हाँ, जो मेट्रो में जो हम किसी भी पटरी की बात करते हैं ट्रेन की, तो इस तरह की बनी होती है। यहाँ से हम मटेरियल काट देते हैं, फिर ये लंबी सी पटरी चलती है, इसके ऊपर ट्रेन चलती है अपना पहिया रखकर ऐसे करके, इस पे कंटिन्यू इन दोनों पर अपना पहिया टिकाती है और वो चल पड़ती है। मैं इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, है ना? जैसे ये है, ये मान लो ट्रेन को इधर और इधर इधर अपने पहिया रखने ऐसे करके, यहाँ से मटेरियल हटा देते हैं हम, फिर वो यहाँ से चलती है। तो यहाँ से वो शेप अंदर की तरफ कटी होती है। इमेजिन करो कि अंदर से कटी पड़ी है, तो यहाँ से ऐसे कर्व होती है, अंदर से यहाँ से कर्व घूम के, और फिर यहाँ से भी कर्व होती है। वो धंसा पड़ा होता है बीच में से, वो ऐसे बनी होती है, अगर कभी गौर किया हो तो ध्यान से। तो हम आई बीम यूज़ करते हैं, क्यों? डिप कम करने के लिए। मटेरियल में खर्चा भी बच जाएगा, डेप्थ भी बनी रहेगी, तो हमारे लिए आई बीम काफ़ी बढ़िया है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाई डू वी यूज़ आई बीम इन इंजीनियरिंग? तो आंसर है टू रिड्यूस डेप्थ, टू रिड्यूस डिप, वी वांट टू इंक्रीज डेप्थ। ओके, सो इसी तरह से इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन और भी हैं, बट दिस आर बेसिक एंड जनरल, जो आपको मैंने समझाया बताया। ऐसे में हम कई बार देखते हैं कि पुलों के लिए, किसी ब्रिज के लिए, मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कट 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 की आवाज़ आती है, परमानेंट सेट ना आए, ऐसा मटेरियल हम लेते हैं, इतना स्ट्रेस देते हैं उसको। तो ये सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी में ही आ जाता है, और हमारी ये चैप्टर की जर्नी फिनिश।